नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधान परिषद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी। लॉजिंग, फूडिंग की सारी सुविधा बच्चों के लिए हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है। अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकास खंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त निजी के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। और यही नहीं, उनके संस्कार होंगे तो अपनी विरासत को पोषेंगे, पोष नहीं रहे हैं। भगवान राम का पूर्ण दर्शन हुआ और मध्यकाल के महान संत तुलसीदास जी को इस प्रकार की टिप्पणी दी गई। तुलसीदास जी की विरासत को देश और दुनिया आकर्षित होती है और तुलसीदास जी के साथ जुड़ाई है। बेचारे जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, पोथी चोरी हो जाती थी, लेकिन समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता कोई। महाकाव्य दे दिया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला, गुणानी की बेड़ियों से करने वाला। उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था, उन्हें जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है, राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। वो महान संत ने कहा तुलसीदास जी, तुलसीदास जी को रामचरितमानस माध्यम से हमारी सरकार पूरे तोड़ने का जो चित्रण है उसी तरह एक शादी हुई है कल। हाँ, वलया में हुआ है, वलया में हुआ। मैं अभिनंदन करूंगा आपको जिन्होंने रामचरितमानस के गायन के माध्यम से हमारे यहाँ होता ही है हर एक जगह। अभी मुझे यद्यपि समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभी मुझे पिछले सप्ताह एक शादी ब्याह के कार्यक्रम में भाग, वहां पे समारोह में जाने का मैं अवसर मिला था। संतोष से उस जब मैं पहुंचा उसी समय वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक वही गाना बज रहा था जो रामचरितमानस में जनकपुर में उस समय का दृश्य होता है। लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो विरासत को अपमानित कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया ये भी सब लोग जानते हैं। और जो लोग कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। जनवरी 2014 में जब रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, पूरा भारत की पूरी दुनिया गौरवान्वित होगी, विरासत का सम्मान करेगी। राम की विरासत हम सबको गौरव की अनुभूति होगी। और हमने तय किया है संस्कृत विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है और संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार देगी, स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी देगी। रोहित कल्याण बोर्ड का निर्माण गठन तो हम कर ही रहे हैं, सारी उसकी कार्य योजना चल रही है। अच्छा होता विरोधी दल के नेतागण यहाँ पर इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, लेकिन विभाग है हमने पैसे की व्यवस्था की है और पैसे की व्यवस्था के माध्यम से करें। उच्च शिक्षा के लिए पिछली बार 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। इस बार 3 नए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराए गए हैं।
जो 3 असेविक कमिश्नरी थी, मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी का धाम बेलपाटन मंडल और मुरादाबाद, इन तीनों कमिश्नरी में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। फार्मा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष एक नया इंस्टीट्यूट हम गठित करेंगे, जो प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर की उन उपलब्धियों को लेकर के जाएगा, जो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में ढेर सारी संभावनाओं का, क्योंकि सबसे बड़ा श्रम बाजार अगर यूपी है, यूपी सबसे बड़ा बाजार है, तो यूपी फार्मा का भी सबसे बड़ा हब बनेगा। और इसके लिए फार्मा पार्क के साथ साथ इन कार्यक्रमों को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के साथ साथ अभी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक एमओयू वोकेशनल एजुकेशन ने किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रोजेक्ट है। न्यू एज ट्रेड्स उसमें विकसित किए जाएंगे। यूपी के नौजवानों को उन ट्रेड के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और जॉब की गारंटी टाटा की कंपनियां ही उन्हें दे देगी। 35,000 नौजवान हर साल वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह काम इसी वर्ष से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एमओयू पूरा हो चुका है, ये कार्य भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 88% की शेयर टाटा की कंपनियां देंगी और 12% मात्र राज्य सरकार को देना है। 10 वर्षों तक चलेगा। 10 वर्षों तक देश के अंदर इन 150 आईटीआई के माध्यम से ही हम लोग 3.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें जॉब की गारंटी केवल उसके माध्यम से दे पाएंगे और उस तरफ पर शेष अन्य आईटीआई को भी आगे विकसित करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी न्यू एज कोर्सेज को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज का है। नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजों को हम उसके साथ आगे बढ़ाने का उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे जहां आगे बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में चल रहा है, उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य हुआ है। महोदय, दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अच्छी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस इस दिशा में की है और ये प्रोग्रेस किस हद तक की प्रोग्रेस है? कोविड-19 आज लगभग समाप्त सा हो गया है और हम देख सकते हैं कि यहां पर आज कोरोना महामारी की स्थिति लगभग समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में क्या थी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की, उस समय न्यूज क्लिपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस EMS आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है, लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रही 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख, लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं थी। राजकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा 2017 के पहले नहीं थी, आज इस सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला यानी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने फरवरी 2020 में प्रारंभ किया था। अब तक 11 करोड़ 72 लाख
29,000 से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 2,770 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर रेफर करके उनके उपचार की व्यवस्था की गई है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान भारत के उपलब्ध कराए गए, गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेलीमेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महोदय, 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है। और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निगलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान ली है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फ्री दवा जो मिल रही है आज भी, वह माननीय श्री कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 1997 में, तब मेरे प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कभी गई नहीं, देखने के लिए तक नहीं गई। तो जो मरने वाले 50,000 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे दलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, उनके प्रति संवेदना कभी उनके मन में नहीं आई, कभी नहीं आई। जाति की लोग बात करते हैं, लेकिन एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक अति पिछड़ा व्यक्ति दवा के बहाव में दम तोड़ रहा था, लेकिन कभी उसका हाल देने के लिए नहीं गए, सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं था। आज मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने जो प्रयास किया, सभी विभाग मिलकर के कार्य प्रारंभ किए, महोदय परिणाम है इंसेफ्लाइटिस 96% मौत को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त कर ली है। हर विभाग ने अपना अपना काम किया, आज परिणाम सामने है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण है। कालाजार और चिकनगुनिया के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की चर्चा को दुनिया ने भी माना है, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की चर्चा की है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का गठन किया और 18 से 22 के बीच में मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए की बचत भी की और हॉस्पिटल में पहले से ज्यादा दवाइयां भी उपलब्ध करवाने का काम किया। महोदय, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग अभियान चले। इन अभियानों के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई 2022 में अभियान चलाए गए और इन अभियानों में 36,82,000 बच्चों को, 10,31,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अभियान चलाया गया, जिसमें 7,13,61,000 से अधिक बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया। और प्रदेश के अंदर अगर हम लोग 2016 की तुलना में देखेंगे, ये सर्वे भारत सरकार के हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 16 की तुलना में 19 में अगर आप देखेंगे, मातृ मृत्यु दर 197 थी, यह प्रति लाख और घट करके 19 में 167 रह गई। अभी 22-23 के सर्वे आने बाकी है। शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु 30,000 प्रति हजार से 30 प्रति हजार से घट करके 2020 में यह 28 हो गई। शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार से 2020 में
ये घटकर के 38 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 की तुलना में 19-20 में उत्तर प्रदेश के अंदर संस्थागत जो प्रसव है ये 67% से बढ़कर के लगभग 84% हो गई। फुल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण की जो स्पीड है ये लगभग 70% से ऊपर हो गई और सकल प्रजनन दर ये 2.7% से घट करके 2.4% रह गई है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें इस बजट में भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मातृ वंदना योजना के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत भी 418 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएससी और सीएससी के उनकी रिनोवेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज में सीटें बेची जाती थी, एक भी एम्स नहीं था। एमबीबीएस की सीटें केवल 1990 थी। आज प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो चुका है। एमबीबीएस की सीट बढ़कर के 1990 से बढ़कर के अब हमारे पास 3828 और निजी क्षेत्र में अगर एमबीबीएस की सीटों को हम जोड़ दें तो 2550 बढ़कर के 4700 हो गई। यानी प्रदेश के अंदर आज कुल एमबीबीएस की सीटें हमारे पास 1990 से बढ़कर के अब ये हो चुकी हैं 8528 सीटें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीजी की सीटें 741 से बढ़कर के 1441 और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस को अगर हम देखेंगे तो ये 2868 सीटें आज के दिन पर प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं 35 वर्षों से 35 एएनएम सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उन्हें फिर से चालू किया गया है। 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सके इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पे पीडियाट्रिक आईसीयू छोटे बच्चों के लिए जो आईसीयू बनते हैं उसकी संख्या 150 से बढ़ा करके आज 6700 यह प्रदेश के अंदर किया गया है। लगातार प्रदेश ने और बजट की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो 16-17 में चिकित्सा शिक्षा का बजट था केवल 1900 करोड़ के आसपास था, जो आज हम लोग बढ़ा करके लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। प्रदेश के अंदर देख सकते हैं जिसके माध्यम से प्रदेश आज प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय चल रहा है और संजय अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसने अपने एप्लीकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश के अंदर महिला और बाल विकास विभाग में आप सब देख सकते हैं कि महिला और बाल विकास विभाग में यानी बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार शराब का एक ठेकेदार हाउस संचालित करता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति थी। वो शराब की सप्लाई करेगा या नवजात शिशुओं और महिलाओं के लिए पोषाहार को सप्लाई करेगा। सरकार आई, हम लोगों ने उससे समाप्त करके आज महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर इसका संचालन कर रहे हैं और अधिकतर जनपदों में उनके प्लांट बन चुके हैं। जो ऐच्छिक उसमें दी जाती है आज वह व्यवस्थित तरीके से उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी रखी गई है। भारत सरकार की संस्था इसका मॉनिटर कर रही है और उसके माध्यम से क्वालिटी फूड उन बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। 1,77,218 स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध करवाया गया है। यह कार्य भी प्रदेश के अंदर
मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। महोदय, अच्छे परिणाम इसके आए हैं। पोषण मिशन के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी अच्छे परिणाम आज हम सबको देखने को मिले हैं। और इसी में अगर हम देखेंगे तो महिला कल्याण से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं। महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, इसमें भी काफी बड़ा अंतर आया है। आज इनके लिए पेंशन की व्यवस्था, कन्या सुमंगला योजना के लिए पैसे की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ की थी, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही कहते हैं गरीबों का अपमान कर रहे हैं। लगभग 2 लाख कन्याओं की शादी इसके माध्यम से संपन्न हो चुकी है। और गरीब की शादी में सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर भी जाकर के कन्यादान करने में योगदान दे रहे हैं। यह इससे भी बड़ा प्रदेश देख रहा है। महोदय, इसके लिए भी 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हो रही हैं। अन्य तमाम सेक्टर है जिन पर यहाँ पे चिकित्सा सेक्टर में भी कार्य हो रहा है। चिकित्सा सेक्टर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में यह प्रदेश के अंदर एक बड़ा सेक्टर होगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि विधान परिषद में अपनी बात रख रहे थे। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर नेताओं का धरना प्रदर्शन। सिलेंडर का दाम बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बढ़ती महंगाई के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी प्रदर्शन में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा के लिए कूच करेंगे। तो बढ़ती महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर के कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर नेताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपसे थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि विधानसभा की तरफ भी कांग्रेस के नेता कूच करेंगे। बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प भी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। चंदन, जिस तरीके से अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और लगातार महंगाई को लेकर के ये कहा जाए कि अब कांग्रेस का रुख जो है वो उग्र देखने को मिल रहा है। देखिए, साफ तौर पे बताना चाहेंगे, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, इसको लेकर आज कांग्रेस एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। बृजलाल खाबरी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में बड़ा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर कांग्रेस आज सड़क पर उतरी है और प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा थे, उनके नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इनका ये आज वहां से कूच करके और विधानसभा पहुंचने वाले थे और उतने में ही इनको पुलिस ने रोक लिया। पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। साफ तौर पे इनका कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से महंगाई चरम सीमा पर है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि जिस तरह का ये आज प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से ये सिलेंडर के दाम और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर एक ये बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस राजधानी लखनऊ में कर रही है। जी योगेश, बिल्कुल, ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, क्या ये विधानसभा की तरफ भी रुख करने वाले हैं क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं, जो ये कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये बड़ा एक प्रदर्शन था
और ये विधानसभा की तरफ कुछ करने ही वाले थे, तब तक इनको पुलिस ने जो है रोक लिया और पुलिस से इनकी काफी नोकझोंक भी हुई है। लगातार पुलिस इनको रोकने का प्रयास करी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार विधानसभा की तरफ कूच करने की जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको लगातार रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि विधानसभा में इस टाइम सदन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बैठे हुए हैं और लगातार इसको रोका जा रहा है। जी बताइए योगेश। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए चंदन। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।